नमस्कार मित्रों। जैसे कि आपको पता है, हम जो लास्ट क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट जो प्रारंभिक परीक्षा की उसको पूर्णतः समाप्त किया है और उसमें हमने जलवायु के बारे में कुछ बातें करी थी। आज हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि अब हमारे पास यूनिट नंबर 3 आएगी। जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस में एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर जो 3 है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। और दोस्त, उसमें हमारे जो दो टॉपिक थे, सबसे पहले एक मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी थी वो भी हमने देख ली। साथ में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वहां हमने देखी मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन था वो भी हमने वहां पर देख लिया था। और साथ में मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला, इसको भी हमने वहीं पर देख लिया था। तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की वर्षा और मध्य प्रदेश की ऋतुएं, इन सभी को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित रहते हैं दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि 2020 की यदि मैं बात करूं तो वहाँ 2 प्रश्न आए हुए हैं, 2021 में 1 प्रश्न आया हुआ है। साथ में हमें यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं जो कि आपको देखना है, वो फैक्ट को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम होती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किस दिशा में न्यूनतम रहता है, कहाँ पर अधिकतम रहता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आज डील करेंगे। साथ में यदि हम वर्षा की बात करें तो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएगी तो वर्षा बढ़ेगी, किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा कम होगी। ये सभी आयामों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्योंकि जलवायु कॉन्सेप्चुअल है दोस्त। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश है, ये सभी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम देख रहे हैं, एक भी प्रश्न आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ एमपी की यदि हम बात करते हैं या मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, आप सबसे पहले एक बात समझिए कि जलवायु होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों जलवायु क्या है। तो हम जलवायु की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप जलवायु के बारे में क्या जानते हैं? जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि जो जलवायु है वो किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक औसत मौसम की जो दशाएं होती है वही जलवायु कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई किसी एक लंबे क्षेत्र में या एक विशेष किसी पर्टिकुलर एरिया की यदि हम बात करते हैं और लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है उसी हम जलवायु बोलते हैं। इसे हमने मेंस में भी हमें देखना है, पर प्री में आप सिर्फ इतनी बात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में औसत 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 मौसम की जो दशा है, औसत मौसम की दशा जलवायु कहा जाता है। सिर्फ इतनी बात है आपको, ये हमारे ये पूछा नहीं जाएगा, पर आपको एक बेसिक जो परिभाषा है जलवायु की वो पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होगी कि जलवायु क्या है। अब हम एकदम बेसिक से उठेंगे, एकदम बेसिक से उठते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, अब ये किस प्रकार से ये जलवायु है, ये सभी हम बातें करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब तक मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट का।
तो हमारे पास अब हम जलवायु देखना है हमें, किस प्रकार से जलवायु है क्या है। तो सबसे पहले देखिए भाई, एकदम बेसिक जानकारी हम देखते हैं सबसे पहले। ये मैंने आपको कल भी बताया है, पर एक बार और हम देखें। देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा दोस्त, ये एक मान के चलो थोड़ा सा हमारे पास ये एक पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। ये क्या बनी है? पृथ्वी बनी है। अब यहीं पर यदि हम देखते हैं तो ये हमने बीच में जो एक लाइन खींची, ये लाइन क्या है दोस्त? तो इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या दोस्त इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा। चलिए, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, मैंने आपसे बोला अक्षांश हमने पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर हमने देखे थे, और वो अच्छे से देखे थे अक्षांश और देशांतर क्या होता है। जहां पर एक आप एकदम सामान्य से समझे को तो कोई जो आड़ी लाइनें हैं वो अक्षांश है, जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर है। अक्षांश और देशांतर पे किसी भी स्थिति का हम पता लगाते हैं, किसी भी देश का, किसी भी पर्वत का, पठार का, मैदान का, हम क्या स्थिति को बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यदि भूमध्य रेखा हमने खींची है, यहाँ पर बीच में भूमध्य रेखा है, तो ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हुआ, दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा भारत अवस्थित है। यहाँ पर हमारा क्या है? भारत अवस्थित है। इसीलिए जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ये उत्तर की ओर है, क्योंकि हम कैसे जाते हैं? ये भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया दोस्त, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें नीचे की तो बात करना ही नहीं, हमें सिर्फ ऊपर की बात करना है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको स्पष्ट हो रही होगी। अब आगे समझिए, यहाँ पर इसके बाद हम देखिए क्या क्या देख रहे हैं। अब देखिए एक और मैंने चीज बनी, यहाँ पर आप समझिएगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारे पास वापिस आई। अब एक मिनट, अब यहां पर ये सब आपने देखा होगा, ये हमारे पास भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। तो यहां पर दोस्त मैंने लिखा भूमध्य रेखा, ठीक है। यहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये हमारे पास रहेगा कर्क रेखा। क्या रहेगी दोस्त? कर्क रेखा। और ये यहाँ पर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दोस्त, एक ये हमको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्त आपको मिलता है 90 डिग्री। क्या मिलता है? 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 90 है। फिर वहीं पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे आपको क्या मिलती है दोस्त? मकर रेखा। क्या मिलती है? ये ट्रॉपिक, आप कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको। और यहीं पर आपको वापस क्या मिलेगा? 66.5 डिग्री। अब यहां पर समझिएगा दोस्त, इसको हम क्या क्या बोलते हैं। यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। और दोस्त ये हमारे पास ध्रुव आ जाता है। आ जाता है, ध्रुव आ जाता है। जब हम विश्व के जलवायु स्टेट पढ़ते हैं तो उसमें और आप आसानी से देखोगे। बाकी इतनी बात याद रखिएगा कि 0 से 23.5 के बीच को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंधीय, और ऊपर हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा
सेम चीज यहीं पर आप नीचे देखोगे दोस्तों, ये तो हमारे पास 0 डिग्री हो गया, यहां पर ये 0 डिग्री हो गया। वापस इसी को हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। और दोस्त यहां पर आपको ध्रुव मिलता है, क्या मिलता है, ध्रुव मिलता है, क्योंकि यहां पर भी आपको क्या मिलता है, 90 डिग्री। ये बात आप समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, पर हम दोस्त एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना बेसिक से मैं मान के चल रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो नया बच्चा आ रहा है उसको भी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर दोस्त ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भारत की अवस्थिति है और जलवायु क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम की दशा। ठीक, चलिए ये बात आ गई। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जैसे भारत की अवस्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर भारत की जो अवस्थिति है दोस्तों वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली अवस्थिति है भारत की। ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर अवस्थिति है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो आपका अपना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ है, गोलार्ध में अवस्थित है, अवस्थित है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब यहां पर मैंने आपको बोला, यहां पर देखिए एक बात मैं लिख रहा हूं दोस्तों, वो समझ में आ रही कि नहीं, आप पहले यहां पर देखिएगा। यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी, एकदम महत्वपूर्ण। यहां पर जो चीज लिख रहा हूं देखिएगा, मध्य प्रदेश, ये 2017 का प्रश्न है भाई, प्रीलिम्स का। मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की जलवायु, भारत की जो जलवायु है दोस्त, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भाई ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, फिर हम आगे बढ़े। मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और यही प्रश्न 2017 के प्रीलिम्स में भी आया था। ये आप तो इंग्लिश में भी इसको याद रखना कि मध्य प्रदेश या भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है दोस्त, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। चलिए यहां पर इतनी बात समझ में आई। अब ये क्यों हुआ साहब, मेरे को ये बताए ये क्यों हुआ। जैसे आप देखोगे यहां पर ये उष्णकटिबंधीय वाला एरिया यदि आप देख पा रहे होंगे, यदि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यार ये यहाँ से 8 डिग्री से चालू हो रहा है मध्य भारत हमारा, तो उष्णकटिबंधीय 23.5 तक है भाई, 0 से 23.5 तक आपको उष्णकटिबंधीय मिलता है। पर वहीं मैंने आपसे बताया है कि जो भारत का विस्तार है, कौन सा, अक्षांशीय विस्तार, वो तो 8 डिग्री से लगाकर 33 डिग्री तक है। ये अपन ने देखा था, 8 डिग्री से लगाकर कहाँ तक है, 33 डिग्री तक है। तो भाई शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं हो सकती। हमने पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की जो जलवायु है कैसी बताई, उष्ण कटिबंधीय। कैसी बताई दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय। तो हमने शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं बताई, क्या समझ पा रहे होंगे आप। यदि मैंने आपसे बोला कि भारत की और मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, पर यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो 23.5 तक मध्य प्रदेश भी आता है,
ठीक है, 26 तक आता है मध्य प्रदेश, पर यहाँ पर 23.5 वाले हिस्से को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, पर उसके बाद को हम शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो भाई शीतोष्ण हमने क्यों नहीं बोला, हमने पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्यों बोला? क्या समझ पा रहे हो आप? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर आप जब देखोगे तो जो यहाँ की जो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें होती है, जो साइबेरिया की जो शीत लहरें हैं उनको रोकती है। उनको रोकने का काम कौन करता है? यदि साइबेरिया से जो आने वाली शीत लहरें हैं, जो ठंडी पवने हैं, उनको यदि हम नहीं रोकेंगे तो जो मध्य प्रदेश के, आप भारत की देखोगे जलवायु, वो शीतोष्ण कटिबंधीय मिल जाएगी। क्योंकि आज भी आप देखते हो हिमाचल प्रदेश वगैरह या दिल्ली विल्ली के एरिया में आपको ठंड अपेक्षाकृत ज्यादा मिलती है। पर हमारे पास हिमालय की अवस्थिति है दोस्त, हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हिमालय की अवस्थिति है, हिमालय की अवस्थिति है। तो हिमालय जो रहता है, हिमालय की स्थिति जो है, हिमालय साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को रोकेगा और रोकता है दोस्त, तो उससे हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। अब ये कहीं समझ में नहीं है, पूरी पंचायत यदि समझ में नहीं है ये, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है भाई, कैसी? ट्रॉपिकल मानसूनी है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आई किस प्रकार है क्या है, तो आप सीधे यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के साथ भारत की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहीं पर आपको उष्ण कटिबंधीय मिलता है, इतना शीतोष्ण कटिबंधीय मिलता है। क्योंकि भारत की अवस्थिति 8 डिग्री से 37 डिग्री तक रहती है, पर चूंकि हिमालय की स्थिति के कारण जो साइबेरिया से आने वाली पवनों को रोकता है, इसी के कारण भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश की संपूर्ण जलवायु दोस्त उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं इस प्रकार से उम्मीद दोस्त आप उसे कर सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, अब हम किस प्रकार से बातें करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो समझिएगा आप। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज आपको स्पष्ट हुई होगी दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, एकदम बेसिक से हम उठ रहे हैं, एकदम बेसिक से, एकदम ज से जलवायु जिसको नहीं आया उससे भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको दो चीज समझिए दोस्त, सबसे पहले दो चीज समझिए। यदि हमें अब हमें बारिश करवाना है, क्या करवाना है? वर्षा करवाना है। तो अब हमें वर्षा जब करवाना रहेगी तो हमें विश्व का भूगोल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, सूर्य की स्थिति को हम देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से जो प्रश्न बनेगा वो आप आराम से बना पाओगे दोस्त। और दोस्त यहीं पर ऋतुओं का स्वरूप भी आप समझ पाओगे। हर जो 3-3 महीने में जो ऋतुओं का स्वरूप बनता है उसे भी हम आसानी से समझ पाएंगे। यही प्रश्न 2019 के मेंस में निबंध में आया था, ऋतुओं का स्वरूप। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले दो चीज समझिए आप। मैंने बोला आपको, एक होता है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है दोस्त, एक होता है पृथ्वी का घूर्णन, एक होता है पृथ्वी का घूर्णन। अब ये क्या होता है? पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी भाई। पृथ्वी का घूर्णन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर क्या करती? घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी दोस्त, तो दिन और रात की अवधि होती है। तो एक प्रश्न तो ये भी यदि आपसे पूछे या बन भी जाए कि दिन व रात की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है दोस्त। क्या करती है? रोटेशन मारती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है
उससे दिन और रात की अवधि होती है। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या होती है दोस्त, दिन और रात की अवधि, इसके गुणन से पृथ्वी, यहां पर एकदम पृथ्वी के घूर्णन से दिन व रात की अवधि होती है। ठीक है दोस्त, दिन और रात किससे होते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो दिन और रात की अवधि होती है। यहां पर बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अब आगे हम बढ़ेंगे, चलिए अगला है दोस्त, यहां पर देखिए पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, अब हम परिक्रमा किसकी करते हैं भाई, हम परिक्रमा किसकी करते हैं, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, मंदिर की करते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो दोस्त यहीं पर पृथ्वी परिक्रमा करेगी, पृथ्वी परिक्रमा करेगी, और ये किसकी करती है आपको सभी को पता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करती है भाई, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो परिक्रमा की जो दिशा होती है वो दिशा कौन सी होती है, पृथ्वी जो घूमती है, जो परिक्रमा करती है सूर्य की किस दिशा से किस दिशा की ओर करेगी। तो देखिए यहां पर समझिएगा, चलिए यहां पर देखिएगा बेटा क्या लिख रहा हूं हम, यहां पर लिखा पृथ्वी पृथ्वी सूर्य की, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है, पश्चिम से, ठीक है, ठीक है 2 मिनट बेटा जी। चलिए, यदि मैं बात करूं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है, जो डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी का जो परिक्रमण है दोस्त, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके होने से क्या फायदा है, इसके होने से क्या फायदा है दोस्त, याद रखिए ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, यहां पर ऋतुओं में ऋतुओं में परिवर्तन, जो आपके मौसम बदलते हैं ना दोस्त, गर्मी, ठंड, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दो चीज आपने समझी है यहां पर, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई होगी। अब आगे की हम बात समझेंगे। अब हमें दोस्त यहां पर हम ऋतुएं देखेंगे कि ऋतुओं का परिक्रमण कैसा होता है, कब समय किस समय कौन सा परिवर्तन होता है, वो सभी चीजें हम देखेंगे। उसके पहले दो चीज देख लीजिए, यहां पर एक रिलेशन है, एक संबंध है अपना, एक यहां पर संबंध है। देखिए दोस्त, जो दाब है या जो ताप है, ताप ताप विद क्रमानुपाती होता है दाब के, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ताप जो होता है दोस्त वो विद क्रमानुपाती होता है दाब के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब ये होता है, देखिए कि तापमान तापमान अधिक होगा दोस्त तो दाब कैसा होगा, कम होगा, ये कहना यही चाहता है। दूसरी बात यदि आप समझो यहां पर, यदि दाब ज्यादा है, यदि दाब ज्यादा है तो दोस्त ताप कैसा होगा, कम होगा। ये वाला रिश्ता क्या कहलाता है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्त यहां पर हमें ये देखना है कि जो हवाएं चलेगी, मानसूनी हवाएं चलेगी मध्य प्रदेश में, जो मानसूनी हवाएं हैं दोस्त, वो हमेशा याद रखिएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। ठीक है,
ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो उपयोग है हम आगे अभी करेंगे थोड़े समय में, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए दोस्त, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हमने देखा जलवायु क्या है, हमने यहाँ पर देखा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये पता है क्यों है, क्योंकि 0 से 23.5 उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण ध्रुव, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हिमालय की अवस्थिति के कारण साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को रोकता है। इस कारण पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की जो जलवायु है दोस्त, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत का विस्तार ये सब समझाने के हिसाब से था। अगली बात मैंने की आपको कि 2 चीज होती है, पृथ्वी का घूर्णन और एक होता है पृथ्वी का परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी दोस्त, जब घूर्णन ये करती है अपने एक्सिस पर ये जब रोटेशन करती है तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, दिन व रात की अवधि होती है, ठीक है, दिन व रात की अवधि होती है। और उसी के बाद पृथ्वी का जो परिक्रमण है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, उसके कारण हमारे सीजन में चेंज आता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। इज दैट क्लियर? यहां तक की चीजें आपको क्लियर है दोस्त। आगे हम बात करते हैं, एक संबंध मैंने बताया, एक रिश्ता कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्त, ताप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दाब। तापमान बढ़ेगा दाब कम होगा, दाब बढ़ेगा तापमान कम होगा। और यहाँ पर जो हवाएं चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। क्या बोलती पब्लिक? तो दोस्त यहाँ पर अब क्या करना है, हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब एकदम मैं खोल दूंगा। देखिए वैसे हम देखेंगे, अब सूर्य की स्थिति देखेंगे एक एक करके, तो मैं एकदम बढ़िया से, एकदम हम छोटे मैप पे नहीं जाते हुए एकदम बड़े पे जाएंगे। तो दोस्त सबसे पहले ये मैंने बोला, देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास दोस्त सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, मान लो ऐसा, ये क्या है, सूर्य है। अब क्या होता है, सूर्य के सामने समय समय पर पृथ्वी आएगी, समय समय पर सूर्य के सामने पृथ्वी आएगी। उस जब पृथ्वी पर आएगी तो वो एक पर्टिकुलर समय रहेगा, एक निश्चित समय रहेगा। उस समय पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं दोस्त, वो चीजें हम देखेंगे। टोटल हम 3 ऋतुएं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बारी बारी से सूर्य के सामने पृथ्वी का हिस्सा आएगा, तो वहां पर हम देखेंगे। तो दोस्त यहाँ पर मैंने 4 पृथ्वी बनाई है, तो ये मत समझिएगा कि 4 पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही है, पर वो सूर्य के सामने आएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पृथ्वी बनाई दोस्त, यहां पर मैंने एक पृथ्वी बनाई, ये पृथ्वी छोटी सी बना दी, यहां पर एक पृथ्वी बनाई, ये पृथ्वी बना दी। 4 पृथ्वी नहीं है, बाकी ये रोटेशन कर रही है ना, तो यहां पर मैं बता रहा हूं। फिर यहां पर एक पृथ्वी है दोस्त, और यहां पर एक पृथ्वी है। अब यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्त, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आपको सबसे पहले बोला, मैंने सबसे पहले आपको ये बोला कि 3-3 महीने का सीजन होते हैं कि नहीं होते हैं, 3-3 महीने की ऋतुएं होती कि नहीं भाई, होती, बिल्कुल होगी। अब एक डेट आती है, एक दिनांक आती है, वो दिनांक को मैंने बोला 21 मार्च। क्या बोला? 21 मार्च। मैंने बोला दोस्त कि 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट गिर रही है, ठीक है, वहां पर डायरेक्ट गिर रही है। तो क्या होगा वो देखिएगा, 21 मार्च को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट गिरेगी, तो क्या होगा देखिए। जब दोस्त यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना, देखो देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है। देखिए यदि मैं आपको बोलूं कि ये 0 डिग्री है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो अभी जब 21 मार्च की बात चल रही है, तो 21 मार्च को जो पृथ्वी है दोस्त वो भूमध्य रेखा पर है, ऐसा समझिएगा आप, ठीक है। जो आपकी पृथ्वी है भूमध्य रेखा, यहां पर अभी जो सूर्य की जो किरणें हैं दोस्त यहां पर आ रही है, कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाना दो जब तक, ठीक है। यहां पर इतनी बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्त जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट गिरेगी, ठीक है, कहां पर गिर रही है, भूमध्य रेखा पर। ये समझिए, ये भूमध्य रेखा है पूरी, ये क्या है आपकी भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर का आपको देखोगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। बोलो हाँ कि ना। तो इतनी बातें क्लियर है।
सूर्य की किरणें 21 मार्च को पृथ्वी के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत गिरती है। सूर्य की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है। और हाँ कि ना। अब बेटा यहां पर यदि गिरेगी तो याद रखिएगा कि दोनों गोलार्धों में तापमान व दाब समान रहेगा। अरे बिल्कुल रहेगा भाई। अरे जब भूमध्य रेखा पर ही सूर्य की किरणें गिरेगी तो तापमान और दाब कैसा रहेगा? एकदम समान रहेगा। प्रेशर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दोनों कैसे रहेंगे? एकदम आपके स्थिर रहेंगे, ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा। अरे हाँ कि ना। दिन और रात की अवधि भी बराबर रहेगी दोस्त। दिन और रात की अवधि भी कैसी रहेगी? बराबर। दिन व रात की अवधि बराबर। ठीक है। अब ये वाली कंडीशन को कहीं बोलते होंगे हम। अरे भाई इस वाली कंडीशन को कुछ बोलते होंगे तो बात समझना दोस्त। इसी को हम बोलते हैं बसंत विषु। क्या बोलते हैं इसको हम? बसंत विषु। बसंत विषु। ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको स्पष्ट हुई होगी दोस्त। सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा दोस्त। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है 21 मार्च को। जब भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरेगी दोस्त तो ये पूरी भूमध्य रेखा है। ये मैंने बड़ा करके आपको बताया ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर भारत की अवस्थिति है। इस पर पृथ्वी 21 मार्च को सूर्य की किरणें डायरेक्ट गिरेगी। दोनों गोलार्धों में तापमान दाब समान रहेगा। दिन और रात की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर रहेंगे। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बसंत विषु। बोलो हाँ कि ना। तो ये बात आपको चमक रही होगी। अब दोस्त आगे की बात समझिएगा। अब क्या होता है 21 मार्च की यदि हम बात करते हैं तो मार्च जैसे चल ही रहा है। आप देखो आज मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? उत्तर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लग जाएगी। मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लग जाएगी। तो देखिए यहां पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर गिर रही थी। कहां थी? भूमध्य रेखा पर। ठीक है। अब दोस्त याद रखिएगा 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करेगी। कहां पर? उत्तर की ओर जाने लगेगी। और ये 3 महीने बाद मार्च से मई, मई से, अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही कि नहीं चीज? अब 3 महीने बाद मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। तो 21 जून को एक डेट आई हमारे पास। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरेगी। समझ में आ रहा? देखिए यहां पर मैं और आप समझाऊं, ये यहां पर है, ये भूमध्य रेखा है। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें यहीं थी, 21 मार्च को यहीं थी। अब यहां पर किरणें यहां पर चले गई, कर्क रेखा पर चली गई दोस्त। ठीक है। कर्क रेखा पर चली गई किरणें। अब 21 मार्च को तो 21 जून को तो मेरे को बताओ कि उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर कैसा है? भयंकर हाई होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें ऊपर ही है। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य ही है तो यहां पर टेम्परेचर भयंकर होगा। यहां पर जो आपका तापमान रहेगा दोस्त हाई रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेम्परेचर विद क्रमानुपात होता है किसका? प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यदि यहां पर टेम्परेचर हाई है मेरे भाई, टेम्परेचर यहां पर हाई है तो प्रेशर यहां पर कम होगा। अब यहां पर टेम्परेचर हाई है तो यहां पर प्रेशर हाई होगा। सीधी सी बात है, कोई हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो अब आगे देखिए यहां पर होता क्या है। चलिए तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरेगी। तो यहां पर दोस्तों तापमान हाई रहेगा, तापमान हाई रहेगा और दाब कैसा रहेगा? कम रहेगा। दाब कम रहेगा। ठीक है। और उसकी बात याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन हो। ठीक, यहां तक की बातें आपको स्पष्ट होगी।
21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर गिरी तो दोनों गोलार्धों में सेम टेम्परेचर रहेगा दोस्तों, प्रेशर भी टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर 21 मार्च को सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है, मतलब उत्तर की ओर जाती है, तो आपको कर्क रेखा पर सीधी गिरेगी किरणें। जब कर्क रेखा पर किरणें सीधी गिरेगी तो उत्तरी गोलार्ध में अपने आप टेम्परेचर हाई रह जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर आपका दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ा हुआ माना जाएगा। और हाँ कि ना, उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि हमने वो रिलेशन देखा था। अब यहाँ पर दोस्त 21 जून के बाद 3 महीने बाद आपको देखो जून के महीने में बारिश चालू हो जाएगी। तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर। तो 23 सितंबर को यहाँ पर देखिएगा, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वापस भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरेगी। अब यहां पर क्या हो गई, लंबवत गिरेगी। अब बोलोगे सर यार ये ऊपर क्यों नहीं गई, ये यहां पर हमने देखी ना, अभी यहां पर गिरी, भूमध्य पे गिरी, फिर कर्क पे गिरी। यहां पर 21 मार्च की बात हुई, यहां पर 21 जून की बात हुई, और यहां 23 सितंबर की बात हुई। तो बोला सर ये सूर्य ऊपर क्यों नहीं गया, भाई ऊपर जाना चाहिए था ना, ये वापस क्यों आया। तो याद रखिएगा दोस्त, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी हमारी टिल्ट है, ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या है, झुकी हुई है। इसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो वापस आपकी भूमध्य रेखा पर क्या होगी, लंबवत गिरेगी। बात समझ में आया। अब यहां पर तापमान हाई है दोस्त, यहां पर तापमान हाई है, प्रेशर लो है। जब सूर्य ऊपर है तो यहां पर ठंड गिरेगी। जब अभी हमारे यहाँ भारत में अभी गर्मी है हमको, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया वाली बात करेंगे यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की, वहां पर ठंड गिर रही है भाई, वहां पर ठंड गिरेगी। जब हमारे यहाँ ठंड गिरेगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति को 12 महीना ठंड में रहना है या 12 महीना गर्मी में रहना है, तो बाकायदा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या करो, रिश्ता अपना बना के रखो, वहां पर एकदम घर वर या फिर कोई जो भी आप समझ पा रहे होंगे वो कर लो। तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, 12 महीने ठंड और गर्मी का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट। अब दोस्त क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें भयंकर गिरेगी। अब जब यहीं पर गिरेगी कर्क रेखा पर, तो याद रखिएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जहां पर बड़ा दिन होगा उसके विपरीत उसी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। यहां पर बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इज दैट क्लियर। इतनी बातें आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। अब मैंने आपको बोला है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से वापस आपके किधर आएगी, भूमध्य रेखा की ओर। अब 23.5 से वापस इसलिए आ रही है क्योंकि 23.5 पर पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। और इसी को हम दोस्त यहां पर बसंत विषु बोलते हैं और यहां पर शिशिर विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिशिर विषु। शिशिर विषु, ठीक है। अब यहां पर भी दोस्त वही चीज है, दोनों गोलार्धों में तापमान और दाब समान होगा, दिन और रात की अवधि बराबर होगी। यहां पर बसंत विषु बोलते हैं और इसको शिशिर विषु बोलते हैं। इतनी बात समझिएगा। ये बात है 23 सितंबर की। अब दोस्त हम आएंगे डायरेक्ट 22 दिसंबर पर, ठीक है। हम किस पर आएंगे, 22 दिसंबर पर। चलिए यहां पर देखिए, ये बड़ा करके बताया तो चीजें आसानी से आपको समझ में आएगी। अब क्या होता है, 3 महीने बाद वापस सूर्य नीचे आ गया। अब सूर्य देखिए नीचे आ गया दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सूरज ही नहीं उगेगा। यहां पर मैंने कहा है कि जिस भी गोलार्ध में सूर्य रहेगा, जिस भी गोलार्ध में सूर्य रहेगा दोस्त, वहां का तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा, वहां का टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा। यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमने देखा, यहां पर तापमान बढ़ा हुआ, ठीक है, यहां पर तापमान बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्योंकि अब सूर्य है हमारे पास, जब यहां पर तापमान बढ़ा है तो यहां पर तापमान घट जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई समस्या नहीं दोस्त। यहीं पर याद रखिएगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यही चीज हमें ऋतुओं में लिखना है, यही चीज हमें किस में लिखना है,
ऋतुओं में लिखना है दोस्त। तो अब एकदम बेसिक से हम एक बार वापस देखते हैं दोस्त। आपको यही लिखना पड़ेगा कि जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है तो दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में तापमान बराबर रहेगा, प्रेशर भी बराबर रहेगा, और इस स्थिति को हम बसंत विषुव बोलते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें जैसे ही उत्तरायण होती है, उत्तर की ओर जाती है, तो पृथ्वी जो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर है दोस्तों वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, और हाँ की ना, अब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न दोस्त 2020 में आया था कि मध्य प्रदेश के किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और आपको मैंने पहले ही बताया है दोस्त। ये देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और यहाँ से मैंने बोला कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें ऊपर जाएगी, तो जो तापमान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ेगा। बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए दोस्त। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे, आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे, तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें ऊपर जाती है, भाई सीधी सी बात है ना। तो यहां पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणें आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। यहां तक समझ में आया? और उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा तापमान भी मिलेगा आपको। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उम्मीद करता हूं इस प्रकार की मैं, और हाँ कि ना। चलिए, तो यहां पर एक बात और मैं लिख दूं आपको यहीं पर, अभी और चीजें हम देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक बात मैं लिख दूं, बाकी वो चीजें लिखी है। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, उत्तर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इसमें। और यहां पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में तापमान सर्वाधिक होता है। चलिए, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, यहां पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाएगी, तो जहां पर सूर्य रहेगा वहां पर तापमान बढ़ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि जो आपका अपना मध्य प्रदेश और भारत है वो यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। जब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें ऊपर जाएगी तो तापमान तो बढ़ ही जाएगा ना भाई। फिर आपके 23 सितंबर के बाद नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर ठंड मिलती है आपको। सितंबर के अक्टूबर के बाद देखो आपको ठंड आ जाती है, क्योंकि सूर्य नीचे चले जाएगा और हम अभी यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ तक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अब इतनी बातें समझ में आ गई है, और ऋतुओं का स्वरूप भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऋतुओं के स्वरूप को हमें कैसे लिखना है। अब दोस्त एक बार और हम चीजें समझते हैं कि जलवायु कैसी क्या बनेगी। तो देखिए, एक बात और मैं आपको यहां पर समझा दूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे पास क्या है? भूमध्य रेखा है। ये हमारे पास कर्क रेखा है, ये 66.5 है। ये हमारे पास मकर रेखा है, और ये 66.5। मैंने बेटा बोला ये भूमध्य रेखा है हमारे पास, भूमध्य। ये हमारे पास कर्क, और ये हमारे पास मकर। मैंने बोला आपको कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होगी? लंबवत गिरेगी। अरे भाई, यहाँ पर मानो सूर्य है और यहाँ पर आपको सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें, तो तापमान भी बराबर होगा और प्रेशर भी बराबर होगा। इसी को बसंत विषुव बोलते हैं। अब क्या होता है, 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पर गिरेगी सीधी। अब यहाँ पर गिरेगी तो जो
तापमान होगा, तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य जिस दिशा में जाएगा वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपको पता है मध्य प्रदेश और भारत यहीं पर तो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और हाँ की ना, बात समझ में आ गई? क्योंकि मार्च के बाद हमारे पास गर्मी बढ़ जाएगी, उसके बाद ये 23.5 डिग्री पर है तो पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये सूर्य की किरणें वापस आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, हालांकि इधर जगह नहीं थी इसलिए इधर समझा रहा हूँ, यहीं पर मिलेगी आपको। अब दोस्त इसी को हम क्या बोलते हैं, यहीं पर तापमान, प्रेशर सभी बराबर होगा। यहाँ बसंत विषु बोलते हैं तो इसको शिशिर विषु बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ पर 21 मार्च की बात है, 21 जून की बात है और ये 23 सितंबर की बात है। जब सितंबर के बाद सूर्य की किरणें नीचे आएगी सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर तो ठंड बन जाएगी भाई। सितंबर अक्टूबर में भारत में ठंड आ जाती है, वहीं पर यदि ऑस्ट्रेलिया वाले आप में जाओगे वहां पर गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस नीचे की ओर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर सूर्य आ गया और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया और ये बना हुआ है। सीधी सी बात है भाई, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्षा करवानी है। ठीक है, अब हमें भारत में क्या करवाना है, वर्षा करवानी। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले दो बात समझिए, ये हमारे पास, ठीक है, और ये यहां पर है भारत, और यहां पर पहले ही बता दिया है आपको कि ताप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दाब। जहां पर ताप ज्यादा है दाब कम होगा, दाब ज्यादा है ताप कम होगा। और हाँ की ना। अब दोस्त उसके बाद मैंने आपसे बोला है कि हमारे पास बारिश यदि आप देखोगे भारत में जून में आ जाती है, जून में आपके पास क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये कैसी आती है आप समझिए। देखिए यहां पर हमने बात करी थी दोस्तों कि 21 मार्च के बाद 21 जून है दोस्त। यहां पर अभी क्या है, तापमान हाई है, टेम्परेचर कैसा है, हाई है, और जो प्रेशर है दोस्त, दाब वो कैसा है, लो है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें आपको ऊपर ही मिलती है। अरे भाई सीधी सी बात है, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाएगा ना, तो यहीं पर जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। इसके अपोजिट में यदि हम यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दोस्त यहीं पर जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, दाब कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और ताप कैसा रहेगा दोस्त, कम रहेगा। बोला हाउ मार साहब, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, मैंने बोला मानसूनी हवाएं चलेगी। ठीक है, मानसूनी हवाएं चलेगी, और हवाएं मैंने पहले ही बताया दोस्तों, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। अब यहां देखोगे कि इधर आपके पास, इधर प्रेशर हाई है और यहां पर प्रेशर लो है, तो दोस्त क्या होती है, यहां पर ऐसी मानसूनी हवाएं चलेगी, और यहां पर है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर से आर्द्रता और वाष्प को ग्रहण करेगी, और 1 जून को दोस्त केरल कर्नाटक के तट पर आपको वर्षा देखने को मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल मिल जाएगी। और वहीं जून के एंड तक आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसी में उम्मीद कर रहा हूं आप सभी से। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए, तो दोस्त यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमारे पास वर्षा हुई है। ठीक है, क्योंकि जून में हमने देखा है टेम्परेचर ऊपर ही है, तो टेम्परेचर आई है तो प्रेशर लो है, तो प्रेशर नीचे वाले गोलार्ध में ज्यादा होगा, तो हवाएं ऐसी जाएगी उच्च दाब से निम्न दाब तक, और ऐसी जाएगी, और 21 जून तक वर्षा होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात समझिएगा दोस्तों, हमारे पास जो वर्षा होती है, देखिए जो वर्षा होती है भारत में, ये दक्षिण, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो जो सबसे पहले याद रखिएगा, 65% तक की जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम शाखा से होती है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम शाखा से, या अरब सागर से, अरब सागर से। यहां तक याद रखिएगा। बाकी की जो 35% वर्षा है दोस्तों, 35% वर्षा है, ये आपको बंगाल की खाड़ी से देखने को मिलती है।
बंगाल की खाड़ी से देखने को मिलती है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात स्पष्ट हुई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्त, यदि सबसे ज्यादा वर्षा भारत यदि प्राप्त करता है तो दक्षिण पश्चिम शाखा से प्राप्त करता है। और एक बात और मैं आपको यहां बता दूं, दोनों ब्रांच, एक ये वाली शाखा है और एक ये वाली शाखा है, तो यहां पर एकदम नोट लिखा है कि मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र दोनों शाखाओं से, दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, दोनों शाखाओं से क्या होती है, वर्षा प्राप्त करता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फिर हम आगे की बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण हम देखेंगे अभी क्या है। उसके पहले आपने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश में ऋतुएं जो है वो किस प्रकार ऋतुएं बदलती है, मार्च में कैसा आता है, जून में कैसा आता है, सितंबर में, ये सभी चीज़ें आपको इसके माध्यम से सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर देख ली मध्य प्रदेश, ये आपको टेम्परेचर का भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बारिश भी करवा ली है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है। 65%, और ये क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके काम में आएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अभी हम वर्षा की भी बात करेंगे, उसके पहले ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर हम जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर आपके जलवायु क्षेत्र एक पश्चिमी विक्षोभ होता है। देखिए यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूं तो एक पश्चिमी विक्षोभ है दोस्त, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। यदि आपने देखा होगा कि नवंबर और दिसंबर के समय में हमारे पास बारिश होती है, जब हमारी ठंड होती है तो अपन बोलते हैं ना कि यार भाई बारिश कहाँ से आ गई, ओले ओले गिर गए, क्या हो गया। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण आपका पाकिस्तान वाला एरिया और पश्चिमी और उत्तर भारत, राजस्थान वाला एरिया ले लो या मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा ले लो, पश्चिमी उत्तरी, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है दोस्त। और उसी को हम मध्य प्रदेश में मावठा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मावठा के नाम से जानते हैं। और यही मावठा की जो वर्षा ऋतुएं होती, इनके कारण जो वर्षा होती है, उन्हीं ऋतुओं का अपन गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्त कि हमारे पास किसान अर्थव्यवस्था है इसे मध्य प्रदेश, तो खरीफ की फसल तो हम कर लेते हैं, बाकी जो रबी की फसल है उसमें पानी की समस्या हो जाती है। और जो चने और गेहूं की फसल है वो कम पानी में भी हो सकती है। तो उस कारण उस नदी, उस जो पानी गिरता है वो अमृत के समान है, वो गोल्डन ड्रॉप्स है दोस्त। तो उससे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो पश्चिमी विक्षोभ को मध्य प्रदेश में हम मावठा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा। देखिए अब क्या है कि जलवायु के आधार पर, ठीक है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र या नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ये 4 जो क्षेत्र है इसमें पूरा मध्य प्रदेश आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें देखना है कि कहां पर किस प्रकार का क्षेत्र होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मैप पर देखिए दोस्तों, देखिए ये उत्तर का, एक मिनट, ये भाई
उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ये उत्तर का क्या है, मैदानी क्षेत्र है। वहीं पर यदि आप देखोगे ये वाला एरिया, बाकी यहाँ पर इतना एरिया जो है दोस्तों वो मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का क्षेत्र, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये जो है ये हमारे पास क्या है, मालवा का पठार, ठीक है। वहीं पर दोस्त ये वाली चीज हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास आती है नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। और वहीं पर जो बचा कुचा हिस्सा आपको दिख रहा है दोस्तों वो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है आपको, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। चलिए, तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र टोटल 4 है, कितने हैं, 4। तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्त, ये पूरा आपको ये जो है उत्तर का पर्वतीय मैदान है बाकी का, और बाकी का ये जो बचा कुचा है ये आपको ये वाला हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है, ये आपको विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके आपको हर एक जलवायु क्षेत्र की जलवायु देखना है कि किस प्रकार की यहाँ की जलवायु होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला उत्तर का मैदानी क्षेत्र, अब उत्तर का मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं बेटा जी इंग्लिश में इसको। इसका मतलब होता है कि गर्मी में भयंकर गर्मी मिलेगी और ठंड में भयंकर ठंड मिलेगी आपको, इसका मतलब यही होता है। तो सीधी सीधी हम बात करते हैं कि उत्तर के मैदान में गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में कम गर्म। देखिए, गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में भयंकर ठंड, सीधी सी बात है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला, चंबल वाला एरिया जो है वहां की इस प्रकार की मिलती है दोस्त। उसके बाद हम मालवा के पठार की बात करेंगे तो यहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु। मतलब आप देखोगे जो मालवा की जलवायु है वो ना ज्यादा अधिक गर्म है ना ज्यादा अधिक ठंड है, ये समशीतोष्ण जलवायु है। इसीलिए फाहियान ने इसे विश्व की सर्वाधिक जलवायु कहा, बेस्ट जलवायु कहा, ठीक है। मालवा की फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, ठीक है। मालवा का पठार की। उत्तर के मैदानी की आपको क्या मिलेगी दोस्त, गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, महाद्वीपीय जलवायु। यहां पर देखिए सतपुड़ा, यहां विंध्य सतपुड़ा की बात करेंगे तो गर्मी में सामान्य गर्मी, गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंड में भयंकर ठंड, ठंड में भयंकर ठंड, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये बात आप याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी उम्मीद करता हूं। नर्मदा घाटी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहां पर दोस्त निमाड़ है, तो गर्मी में भयंकर गर्मी, गर्मी में भयंकर गर्मी और ठंड में सामान्य ठंड। इतनी बातें इसके बारे में हैं, ठंड सामान्य ठंड, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा दोस्त। इतनी बातें हैं जो इसके बारे में उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि यहां पर मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं का स्वरूप कैसा है, और मध्य प्रदेश में किस दिशा से किस दिशा की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा, किस दिशा में ज़्यादा होगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 4 जलवायु क्षेत्र हैं,
उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, मालवा की फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, समशीतोष्ण जलवायु है, गर्मी में ना अधिक गर्मी, ठंड ना अधिक ठंड। इसीलिए आप देखोगे कि मालवा में सबसे ज़्यादा विकसित जिला हुआ है, मालवा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, बाकी इसके बाद की बात हम कल करेंगे, और समय मिला तो कल हम, हालांकि कल तो रंग पंचमी है दोस्तों, आप सभी को रंग पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्त कल, जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।